गुड आफ्टरनून माय डियर ऑल स्टूडेंट। चैप्टर 7 में हमने जो है पढ़ाई करी थी गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में, और उनसे संबंधित काफ़ी जानकारी हमने इकट्ठा करी बेटा। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 8 की तरफ, और चैप्टर 8 में हम लोग देखेंगे द फर्स्ट एम्पायर। ठीक है, पहला साम्राज्य कौन सा था उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, और हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, और सेलुकस के बारे में पढ़ेंगे, अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कि मौर्य एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मौर्य साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो लोग कैसे जो है बेटा प्रोड्यूस हुए, कैसे डिक्लाइन हुए, कैसे उनकी समाप्ति हुई, ये सब बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट को लेते हुए हम लोग पढ़ते हैं। इन द 6th सेंचुरी BC लिखा है, इन द 6th सेंचुरी BC देयर वेयर 16 महाजनपद आर लार्ज किंगडम इन इंडिया हु दीज द किंगडम ऑफ मगध बिकम द मोस्ट पावरफुल। बेटा इतने का मतलब ये हो गया 6th सेंचुरी BC में हमने 16 महाजनपद को देखा, और उन 16 महाजनपद में जो मगध था वो सबसे पावरफुल था। द मौर्य डायनेस्टी emerged as important kingdom ruling Magad. The Maurya rulers greatly expanded their kingdom and established a Hajj empire. Magad under the Mauryan Empire becomes India's first इंडिगोनस एम्पायर। ठीक है, तो जो मौर्य डायनेस्टी था, मौर्य राजवंश था, जो मौर्य डायनेस्टी थी वो इम्पॉर्टेंट किंगडम था, इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी थी, जिन्होंने मगध के ऊपर क्या किया था, रूल किया था, मगध के ऊपर राज्य किया था। ठीक है, मौर्य रूलर वो पहला किंगडम था जो भारत में उभरा, और भारत का ही पहला किंगडम है। ठीक है, भारत का पहला राजवंश क्या था, मौर्य किंगडम था। ठीक है, अलेक्जेंडर इन्वेंशन मतलब अलेक्जेंडर का आक्रमण देख लीजिए। अलेक्जेंडर द रूलर ऑफ मैसोडोनिया इन ग्रीस इन्वेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन 3026 BC। ये इंडिया के ऊपर आक्रमण करता है अलेक्जेंडर, जो मैसोडोनिया का शासक था, ग्रीस का शासक था, यूनान का शासक था, वो 326 BC में क्या किया, आक्रमण किया। हिज कैंपेन इज द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया लेटेस्ट फॉर अबाउट 2 years। ठीक है, वो नॉर्थ मतलब भारत के उत्तरी पूर्वी इंडिया में उसका कैंपेन चला, उसका अभियान चला। वहाँ तक जब वो पहुँचा, ही रीचिंग द बैंक ऑफ द रिवर ब्यास, जब वो ब्यास नदी के किनारे पर पहुँचा, जब वो मतलब उत्तर पूर्वी भारत से वो आ रहा था, और आते समय जब वो ब्यास नदी के किनारे पहुँचा, हिज सोल्जर्स रिफ्यूज टू गो आर्मी फर्दर, जो उसके बेटा सैनिक थे वो मना करने लगे आगे जाने से। ठीक है, हिस्टोरियंस जो हमारे इतिहासकार हैं सेपुल्ट ना स्पेकल्ट माने क्या होता है बेटा, कल्पना करना। हिस्टोरियंस हमारे जो इतिहासकार हैं वो ऐसी कल्पना करते हैं that the emergent strength of the Nand army of the Magad was the cause of the retreat of the Greeks। ठीक है, तो लोग इतिहासकार ये बताते हैं उस समय जो नंद वंश था उसकी आर्मी इतनी अच्छी थी, इतनी बड़ी आर्मी थी मगध की, क्योंकि मगध पे पहले नंद वंश के शासक था, राज था जिसका नाम घनानंद था, उसी का क्या था, राज हुआ करता था। ठीक है, बिफोर रिसेक्टिंग द अलेक्जेंडर अपॉइंटेड द सेवरल गवर्नर्स टू लुक आफ्टर द कंक्यूरेड टेरिटरी इन इंडिया। ठीक है, तो बिफोर रिटायर्टिंग, ठीक है, रिटायर्टिंग तो क्या था कि मतलब पीछे हटने, जब यहाँ उसके सैनिक मना करने लगे वो वापस चला गया, तो उसने क्या किया, अलग अलग गवर्नर को नियुक्त किया विजय प्राप्ति करने के लिए। भारत में उन्होंने अलग अलग गवर्नर मतलब अलग अलग सेना अध्यक्ष को क्या किया, नियुक्त किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है,
इमरजेंस ऑफ द एम्पायर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। बेटा मौर्य साम्राज्य का उद्भव या फिर मौर्य साम्राज्य कैसे बना था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? वो मौर्य साम्राज्य के पहले जो है वो शासक थे। लिखा है द मौर्यन डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाई चंद्रगुप्त मौर्य। जो मौर्य डायनेस्टी थी, मौर्य राजवंश था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या किया गया था? उसका फाउंडिंग हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? उसकी स्थापना करी थी। ही विद द हेल्प ऑफ द चाणक्य, चाणक्य के हेल्प से, आल्सो नोन एज द कौटिल्य, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है, उसने चाणक्य का हेल्प लिया और मौर्य डायनेस्टी की क्या करी? स्थापना कर दी। मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर हो गया, ठीक है। ओवरथ्रो द नंद इन द 3021 BC। उसने क्या किया कि मगध से नंद वंश के शासन को उखाड़कर फेंक दिया, ठीक है। ओवरथ्रो का मतलब उखाड़कर फेंकना होता है। चाणक्य वाज द पॉलिटिकल एडवाइजर ऑफ द चंद्रगुप्त। जो चाणक्य थे वो पॉलिटिकल एडवाइजर थे चंद्रगुप्त के। ही रोड द अर्थशास्त्र, जिसने अर्थशास्त्र लिखा है। ए बुक ऑफ पॉलिटिकल गवर्नेंस, जो पॉलिटिकल गवर्नेंस की एक क्या है? बुक है। राजनीति शासन का एक क्या है बेटा? बुक है, अर्थशास्त्र। उसको किसने लिखा? चाणक्य ने लिखा। चंद्रगुप्त ओवर रैन द होल ऑफ द इंडिया विद द आर्मी ऑफ 6 लाख मैन। चंद्रगुप्त की आर्मी में 6 लाख आदमी थे, मतलब 6 लाख उसमें क्या थे? सैनिक थे। ही बिल्ड ए वेस्ट एम्पायर विच included not only Bihar, most part of the Odisha, Bengal, but also western and northwestern India and दक्खन, ठीक है। उसके डायनेस्टी में क्या क्या आता था? मतलब उसके साम्राज्य में क्या क्या? बिहार था, बिहार के बहुत सारे पार्ट उसके पास थे। उड़ीसा और बंगाल का पार्ट उसके डायनेस्टी में आता था। वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और दक्खन का जो जितना पूरा नॉर्थ इंडिया में भी है वो सब मौर्य डायनेस्टी में आता था। इन द नॉर्थ वेस्ट चंद्रगुप्त मौर्य डिफेक्ट द सेलुकस निकटौर, ठीक है। उसने क्या किया कि नॉर्थ वेस्ट में चंद्रगुप्त ने, नॉर्थ वेस्ट में उसी तरफ से तो आया था आपका अलेक्जेंडर, तो उस तरफ मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? सेलुकस को पराजित किया। द ग्रीक गवर्नर अपॉइंटेड बाय द अलेक्जेंडर, जो यूनान का क्या था? गवर्नर था, उसको किसने अपॉइंट किया था? अलेक्जेंडर ने। पीछे आपने पढ़ा ना, अलेक्जेंडर जब इंडिया से वापस जाने लगा तो उसने गवर्नरों की क्या करी थी? नियुक्ति करी थी। तो वही एक उसमें एक उसका एक गवर्नर था जिसका नाम सेलुकस था, जिसको पराजित किया किसने? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। सेलुकस सेंट मेगास्थनीज एज ए ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। जो सेलुकस था उसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, मतलब उसने उनके कोर्ट में उसने किसको भेजा? मेगास्थनीज को भेजा, जो उसका दूत था। दूत मतलब जो सूचना एक तरफ से दूसरी तरफ को ले जाते हैं, उनको दूत बोलते हैं। ही रोट एन अकाउंट ऑन द राइजन ऑफ द चंद्रगुप्त कॉल्ड इंडिका। उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के ऊपर आधारित थी, जिसको इंडिका नाम मिला। इंडिका नाम की पुस्तक उसने लिखी जिसने उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा। विच थ्रो वैल्यूएबल लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ द मौर्यन टाइम्स। जो बेटा मौर्यन टाइम की इकोनॉमी, सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए बहुत अच्छा साधन है, ठीक है। आगे देखते हैं। बिंदुसार, चंद्रगुप्त वाज सक्सीडेड बाई हिज सन बिंदुसार इन 1920। चंद्रगुप्त के पुत्र कौन थे? बिंदुसार। वो किस 298 BCE में वो हुए थे। ही कॉन्क्यूरेड मोर एरियाज ऑफ द एक्सपेंडेड द किंगडम इनटू द साउथ इंडिया। जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, उसने क्या किया था? साउथ इंडिया के में सभी अपने किंगडम को बढ़ाया, मतलब साउथ इंडिया में उसने क्या किया? मौर्य डायनेस्टी को आगे लेकर गया। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य आ गए, बिंदुसार आ गए। बिंदुसार किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। और अब इसके बाद कौन आ रहे हैं? अशोक। ये मौर्य डायनेस्टी के ही थे। तो अशोक क्या किए? बिंदुसार वाज द सक्सीडेड बाय हिज सन अशोका
268 BCE। ठीक है, अशोक किसके पुत्र हुए? बिंदुसार के पुत्र हुए। वो कब हुए? 268 BCE में। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। जो इस डायनेस्टी के सबसे महान राजा अगर कोई है, महान सम्राट कोई हुआ, तो वो अशोक हुए। ठीक है, अंडर हिम द मौर्यन एम्पायर रीच्ड द हाइट ऑफ दिस ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब वैभव होता है। इनके शासनकाल में अशोक के शासनकाल में मौर्य अंपायर बेटा सबसे अपने पीक पॉइंट पर पहुंचा। मतलब सबसे महान राजा अगर कहा जाए तो यही थे। ठीक है, द राइजन ऑफ अशोक इज रिकंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, जो अशोक थे उन्होंने अपने शासन को कैसे चलाया? शिलालेखों पर अपने शासन के, मतलब जो उनके शासन कुछ रूल रेगुलेशन थे, उन्होंने अपने रूल रेगुलेशन को किस पे लिखवाया? शिलाओं पे लिखवाया, पत्थरों पर लिखवाया। द इंस्क्रिप्शंस वर लोकेटेड इन द एंशिएंट हाईवे। जो अभी पुराने जो एंशिएंट हमारे हाईवे हैं, वहाँ पे ये क्या होते हैं? देखने को मिलते हैं। इंस्क्रिप्शन का मतलब शिलालेख होता है, पत्थर के ऊपर लिखना। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन किंग टू स्पीक डायरेक्टली टू द पीपुल थ्रू आउट द इंस्क्रिप्शंस। उसने क्या किया? ये पहला हिंदू सम्राट था, पहला इंडिया का किंग था जो बेटा लोगों से लिखकर, मतलब स्पीक डायरेक्टली टू द पीपुल थ्रू आउट द इंस्क्रिप्शन। जो पत्थरों पर लिखकर, जैसे पत्थरों कुछ लिखा होगा, लोग उसको पढ़ेंगे, तो वैसा ही वो शासन का आदेश हुआ करता था। मतलब उस समय पेपर पेन तो हुआ नहीं था, तो उस समय वो क्या करते थे कि वो पत्थरों पर लिख कर लेख रख देते थे, जिसको लोग पढ़ते थे। विच वेर रॉयल ऑर्डर। जो बेटा उस समय का रॉयल ऑर्डर हुआ करता था, जो ऑर्डर कोई देना है तो पत्थर पे लिख के रख देते थे। ठीक है, लिख। इसके बाद क्या लिखा है? कलिंग वार, कलिंग का युद्ध। आफ्टर हिज एक्सेक्शन ऑन टू द थ्रोन अशोका फाइट बाई ओनली वन मेजर वार द कलिंग वार। ठीक है, इन सब के बाद जब ये सब काम कर रहे थे, जब उस समय थ्रोन का मतलब हो गया सिंहासन, जब अशोक सिंहासन पर बैठे, उस समय उनके सामने एक बहुत बड़ा युद्ध आ गया, जिसको कलिंग के युद्ध के नाम से जाना जाता है। कलिंग वाज द पावरफुल किंगडम। जो कलिंग था, पावरफुल किंगडम था, बहुत ज़्यादा उसके पास सैनिक वगैरह थे। ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, वो पूर्वी तट पर, इंडिया के पूर्वी तट पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसको हम लोग कलिंग बोलते थे। इट वाज द ओनली मेजर किंगडम इन इंडिया व्हाट वाज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द मौर्य। उस समय का कलिंग ही एक ऐसा जगह था जो मौर्य लोगों के कंट्रोल में नहीं था, जो अशोक के कंट्रोल में नहीं था। अशोका अटैक द कलिंग इन 261 BC। अशोक ने 261 ईसा पूर्व उसने क्या किया? कलिंग पर आक्रमण कर दिया। However, the war caused far more casualties than any war before it। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जब युद्ध होता है तो लोग मरते हैं, बहुत ढेर सारी कैजुअलिटीज होती हैं। ठीक है, लोग ढेर सारे मरते हैं, बहुत लोग मरते हैं। इज ब्रॉड, जो लाया मच सफरिंग ऑफ द पीपुल, जो लोगों को बहुत कष्ट देता। भाई जिसके घर के कोई मर जाएंगे तो उसको कष्ट नहीं होगा। हंड्रेड्स ऑफ मैन वुमेन चिल्ड्रेन वर किल्ड इन द वार। 100 का 1000, करोड़ों लोग, हजारों लाखों लोग मर जाते हैं युद्ध में। दिस एक्सटेंट ब्रूटलिटी ऑफ द वायलेंस greatly distributed Ashoka and made him रिमॉर्सफुल पढ़ेंगे इसको। रिमॉर्सफुल का मतलब क्या हुआ? आत्मग्लानि से भर गया। इतना वायलेंस देखा वो, इतने लोग उसके मारे गए। बल्कि वो युद्ध तो कलिंग का वो जीता, लेकिन उसके जीतने के बावजूद उसको कितने मतलब बलिदान देना पड़ा, अपने सैनिकों का कितना बलिदान देना पड़ा, ये सब देखकर वो एक बहुत ज़्यादा दुखी हुआ।
दुखी हुआ तो उसका रिजल्ट का निकला, एज ए रिजल्ट द कलिंग वार अशोक गेव अप द वार एंड कन्वर्टेड इन द बुद्धिज्म। वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है, मतलब उसकी इतना वो आत्मग्लानि से भर गया, इतने लोग उसके मर गए, उसने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, जब वो बौद्ध धर्म को अपना लिया उसके बाद क्या हुआ, देयर इज ही देयर आफ्टर ही abandoned the policy of physical subjection and the favor of the cultural conquest। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद फिर उसने क्या किया कि उसके बाद वो इतना मतलब आत्मग्लानि से भर गया था। द पॉलिसी ऑफ फिजिकल सब्जेक्शन, उसने मतलब लोगों को फिजिकली प्रताड़ित करना, मतलब लोगों को जाके युद्ध में मार देना, प्रताड़ित नहीं करना उसको कहते थे, युद्ध में मार देना, इन सबको उसने क्या किया, इन सबको छोड़ दिया। ठीक है, अशोकास धम्म का मतलब धर्म हो गया। अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो उसने कुछ अपनी बातें उसमें इम्प्लीमेंट करी। वो कौन कौन सी बातें इम्प्लीमेंट करी, अशोक वाज ए ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड कंपैशन। ठीक है, कंपैशन क्या था, अशोक जो था वो बौद्ध धर्म के प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा एग्री करता था, और उसके जो उसमें क्या था, नॉन वायलेंस था, अहिंसा था, और दया, अहिंसा और दया से वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ। अहिंसा का मतलब लोगों को नहीं मारना, जीवों के ऊपर दया करना, इन सब के ऊपर वो क्या किया, इन सब से वो बहुत प्रेरित था। ठीक है, ही एक्सपोर्टेड द बुद्धिस्ट फिलोसफी ऑफ धम्म और धर्म, वो बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, फिलोसफी ऑफ धम्म, वो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, इट मीन्स द राइट वे और द राइट ट्रूथ ना। उसने क्या किया, अच्छे रास्तों को पकड़ा और साफ बोला, मतलब साफ बोलने का मतलब वो सत्य पर विश्वास किया और उन्होंने अच्छे काम करना स्टार्ट कर दिया। बौद्ध धर्म अपनाया तो उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, इसीलिए अशोक को इतना महान कहा जाता है। ग्रेट अशोका बोला जाता है क्योंकि बहुत महान शासक था ये। ठीक है, अशोका एक्ट्स एज ए रिस्पॉन्सिबल मोनार्च हु एडजस्टेड हिज पॉलिसीज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्ध टीचिंग्स। ठीक है, क्या किया, अशोक एक्टेड ए रेस्पॉन्सिबल मोनार्च, वह एक बहुत जो है रेस्पॉन्सिबल सम्राट हो गया, बहुत मतलब वो रेस्पॉन्स करने लगा अपने प्रजा के प्रति, बहुत रेस्पॉन्सिबल राजा हुआ। जो उसने अपने पॉलिसी में क्या करी, धीरे धीरे उसने चेंजिंग करना स्टार्ट कर दिया, उसमें बौद्ध टीचिंग क्वांटम मतलब जो उसका काम हुआ अब वो बौद्ध धर्म को बढ़ चढ़कर बढ़ाने में हुआ। ही नेवर एम्पोज धम्म, उसने अपने धर्म का कभी विरोध नहीं किया, जो उसने कहा वो किया, उसने धर्म को किसी पे थोपा नहीं ले जाके, जिसका मन करता था वो बौद्ध धर्म में शामिल हो जाता था। ही द वन सब्जेक्ट बट ही रिस्पेक्टेड द ऑल रिलीजियंस, लेकिन वो सभी धर्म का तो क्या करता था, ऐसा नहीं है कि कोई जैन है तो कोई जैन धर्म को अपनाया है तो उसके ऊपर ले जाके बौद्ध धर्म डायरेक्टली जो है थोप दिया, नहीं तुम एकदम बौद्ध धर्म अपना लो, ऐसा नहीं था। उसने सभी धर्म का जो है सम्मान किया, और ये धर्म डायरेक्टली जाके किसी के ऊपर उसने थोप नहीं दिया कि लो तुम हमारा, हम कह रहे हैं तुम बौद्ध भिक्षु बन जाओ, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अशोका अपॉइंटेड द स्पेशल ऑफिसर्स कॉल्ड धम्म महायात्रास। ठीक है, उसने क्या किया, नए नए ऑफिसर को बनाए, नए नए ऑफिसर का उसने अपने सेना में जगह दी जिसको धर्म महायात्रा कहा गया। ठीक है, दे वर मेनली अपॉइंटेड टू द प्रोपोगेट द धम्म एमंग द पीपुल, वो क्या करते थे, बौद्ध धर्म को एक दूसरे के मतलब पीपुल्स की तरफ बढ़ाते थे, लोगों को जाकर देते थे, जिनको धर्म महायात्रा बोला गया, वो बौद्ध धर्म को लोगों को जाकर क्या करते थे, बताते थे। ही आल्सो सेंड द फॉरेन मिशंस ऑफ प्रोपोगेट विद ओवरसीज इट, वो यहाँ तक कि विदेशों में भी गया, अपने धर्म का क्या किया, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए वो विदेशों में लोगों को भेजा। अशोकास वे द एडमिनिस्ट्रेशन
अशोका वे द एडमिनिस्ट्रेशन अपील्टेड टू द पीपुल ऑफ द बॉर्डरिंग किंगडम। उसने क्या किया, जो उसके आस पड़ोस के राजा महाराजा थे उनसे उसने क्या किया, अपील किया। क्या किया अपील, मतलब उसने उससे प्रार्थना करी। ही टुक स्टेप्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपुल एंड एनिमल, कि आप लोग भी क्या करिए, लोगों को कल्याण के लिए, पीपुल के कल्याण के लिए और एनिमल के मतलब एनिमल को बचाने के लिए कुछ स्टेप उठाइए। लोगों को एनिमल्स, पशु पक्षी, जीव जंतुओं की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाइए। ही सेंड एम्बेसडर ऑफ पीस एंड किंगडम्स टू वेस्ट एशिया एंड ग्रीस। उसने क्या किया, अपने दूत को भेजा शांति स्थापित करने के लिए। अपने दूत को ग्रीस मतलब यूनान, एशिया सब जगह उसने अपने दूतों को भेज दिया। ही सेंड बुद्धिस्ट मिशनरीज टू सेंट्रल एशिया। ठीक है, मिशनरीज का मतलब जो बौद्ध धर्म को बढ़ाने चढ़ाने सबको बताने वाले लोग थे, उनको उसने कहाँ कहाँ भेजा, सेंट्रल एशिया में भेजा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। He even sent the son Mahendra and daughter Sanghmitra to Sri Lanka separate the message of Buddhism। यहाँ तक कि इतना मतलब उसके ऊपर बौद्ध धर्म का वो इतना बड़ा अनुयायी हो गया था। वो क्या कर रहा था उस समय, अपने पुत्र महेंद्र को, अपनी पुत्री संघमित्रा को वो श्रीलंका भेज दिया बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार करने के लिए। However, it will be wrong to think that the Kalinga war caused the Ashoka give up the any form of the welfare and construction to his empire। However, ये will be wrong, it will be wrong to think, ये सोचना गलत नहीं होगा, कलिंग वार के बाद ही अशोक ने सभी प्रकार के जो है लड़ाई झगड़े को छोड़ दिया। वो कल्याण में लग गया, लोगों का कल्याणकारी कदम उठाए, ऐसा काम किया जिससे लोगों का कल्याण हो। ठीक है, rather he adopted of the practical policy in the place order of the administrator he was West Empire। He however his distributed an army लिखा है। He adopted the political policy in place of order of administrator। उसने क्या किया, अपने पॉलिटिकल पॉलिसी को बदला, उसने ऑर्डर किया एडमिनिस्ट्रेशन को। ही वास्ट, जो उसका व्यापक अंपायर था, जो उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसने क्या किया, अपने पॉलिटिकल पॉलिसी को चेंज किया, एडॉप्ट किया, जो मतलब स्वीकार किया। पॉलिटिकल पॉलिसी को सबसे स्वीकार भी करवाया कि हाँ अगर आप मन करे बौद्ध धर्म को अपनाओ ना अपनाओ। ठीक है, लेकिन उसके साम्राज्य में जितने भी लोग थे लगभग लोग बौद्ध धर्म को अपना ही लिए थे। ही नेवर डिसबैंडेड दिस आर्मी। उसने लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद, जैसे बौद्ध धर्म को अपना लिया, मार झगड़ा छोड़ दिया, लेकिन उसने अपनी आर्मी को भंग नहीं किया। ही एवन रिटेन द कलिंग आफ्टर कॉन्क्वेस्ट एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू हिज। इतना मतलब सब कुछ होने के बावजूद उसने कलिंग को अपने साथ बनाए रखा और उसको अपने पास अपने एम्पायर में शामिल किए रखा। बिसाइड्स देयर वाज सपोर्ट ऑफ द आइडियोलॉजीज अल्टरनेटिव टू वैदिक ब्राह्मण्स। बिसाइड्स के अतिरिक्त उसने सपोर्ट किया, आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया, जो वैदिक ब्राह्मण थे उस समय उनके भी आइडियोलॉजी को क्या किया, उसने बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया। देयर वेयर आल्सो देयर न्यूली इमर्जिंग कम्युनिटीज सच एज द मर्चेंट कम्युनिटी, क्राफ्ट एसोसिएशंस। ठीक है, उसने उस समय इमर्जिंग मतलब उसको भी साथ में लेकर आए। कौन कौन से नए जो उस समय लोग कम्युनिटी जो डेवलप हुई थी, उसमें कौन सी कम्युनिटी, व्यापारिक कम्युनिटी थी, क्राफ्ट डेवलपमेंट की कम्युनिटी थी, उनको भी अपने साथ लिया। सो इन ऑर्डर डील विद द सच डिविडेंस ऑफ फोर्स ऑफ द कॉमन प्रोस्पेक्टिव वाज रिक्वायर्ड। ठीक है, डिविडेंट का मतलब क्या हो गया, विभिन्न प्रकार के फोर्सेस,
टू कॉमन प्रोस्पेक्टिव वाज रिक्वायर्ड। ठीक है, उसने डील्स विद इन ऑर्डर टू डील्स विद द सच, उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो मार झगड़े लड़ाई थे, कॉमन प्रोस्पेक्टिव उसका यही था कि आप जो है लड़ाई मार झगड़ा ना करिए। द प्रिंसिपल्स ऑफ द धम्म, जो धम्म के प्रिंसिपल हैं कुछ इस प्रकार से हैं। वार एक्सेप्टेड टू द पीपल अक्रॉस द क्लासेस रिलीजन ऑफ द कास्टेस, ऐसा नहीं था कोई एक कास्ट सिस्टम थोड़ी ना था कि कोई जो धम्म को आए वही अपना सकता था। कोई भी आता वो अशोक के धम्म को अपना सकता था। अशोक ने जो धम्म चलाया था, जो उनका धम्म था, जो धर्म था, उसको कोई भी आके अपना सकता था। इसके ऊपर कास्ट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। रिलीजियस एंड द कास्ट, ठीक है, ये हो गया। दिस लैंड ऑफ द सेकुलर कैरेक्टर टू द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में सेकुलरिज्म था मतलब धर्मनिरपेक्षता थी, अपने धर्म को मानने वाले लोग थे। धर्म को आप क्या कर सकते थे, अपने धर्म को आप मान सकते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ धम्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ धम्म, धम्म के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं? ऑब्टेंस एंड द रिस्पेक्ट ऑफ द एल्डर्स, ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट ऑफ द एल्डर्स एंड राइट। क्या था कि आप बड़ों की क्या करिए, रिस्पेक्ट करिए, और बड़ों की रिस्पेक्ट करिए, उनकी आज्ञा का पालन करिए। राइट ट्रीटमेंट ऑफ पुअर एंड डिपेंडेंस, और जो गरीब लोग हैं उनकी क्या करिए, सहायता करिए। ठीक है, एब्सटेंस फ्रॉम द किलिंग ऑफ द इंजरीज ऑफ द ऑल लिविंग बींग्स, फॉलो अहिंसा। ठीक है, आप भोग विलास में, जो भोग विलासिता, जैसे क्या हुआ, भोग विलासिता का मतलब नाचना गाना, जो राजा महाराजा थे वो क्या करते, भोग विलास में मगन रहते थे। लेकिन उसने कहा भोग विलास में ना फंसिए और जानवरों को मारना छोड़ दीजिए, अहिंसा का पालन कीजिए, हिंसा बिल्कुल ना करिए। ठीक है, एम्फेसिस ऑफ द ट्रूथ, मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, क्या था, आप ट्रुथ को मॉरल वैल्यू स्पिरिचुअली भी अपने मतलब मन के अंदर से आप क्या बनिए, ट्रुथ ने क्या किया, सत्य पर जोर दिया, सही बोलिए झूठ ना बोलिए, इस पे उसने जोर दिया। कहने का मतलब यही हो जाएगा। पीसफुल एंड हार्मनेस एंड कोएस्टिंग्स। ठीक है, उसने सामंजस्यपूर्ण, पीसफुल का मतलब शांति, और सामंजस्यपूर्ण रहिए मतलब शांति बनाए रखिए। ठीक है, मौर्यन इकोनॉमी का मतलब मौर्य की अर्थ, मतलब उस समय का जो पैसे कमाने का जो था, मतलब मौर्य लोगों की इकोनॉमी कैसी थी। द इकोनॉमी ऑफ द मौर्य एम्पायर वाज द प्रीडोमिनेंटली एग्रियन। ठीक है, एग्रियन का मतलब ये कृषि पर था, जो कृषि होता है, और प्रीडोमिनेंट मुख्य रूप से जो इकोनॉमी थी मौर्यों की, वो मुख्य रूप से कृषि थी। कृषि के ऊपर ही वो क्या करते थे, कृषि ही मेन जो है इकोनॉमी का साधन था। वो कैसे था, देखिए, लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द गवर्नमेंट। जो राजस्व, जो कर होता था, वही मेन सोर्स था गवर्नमेंट का, क्या था, इनकम का मेन सोर्स था। मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, जो इनकम का मेन सोर्स था वो क्या था, मतलब राजस्व ही था, जो कर लेते थे वही उनका क्या था, मेन सोर्स था। इट वाज 2 स्टेप, ये 2 स्टेप में था, सॉरी इट वाज 2 टाइप, जो 2 प्रकार था। वन ऑफ द टैक्स ऑफ द लैंड कल्टिवेटेड ऑन द एंड द अदर इज द असिस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है, जो 2 प्रकार के टैक्स लेते थे। लैंड कल्टिवेटेड का मतलब जो आप जो है जमीन पर उगा रहे हैं कोई चीज़, उसके लिए टैक्स देना था, और जो कुछ प्रोड्यूस होता था उसके लिए भी आपको क्या देना था, टैक्स देना पड़ता था। फॉरेस्ट वेर नॉट अलाउड टू बी क्लियर्ड प्राइवेटली। आप क्या करते थे कि जो बेटा जो जंगल थे आप उनको नहीं काट सकते थे, अपने निजी तौर पे कामकाज के लिए आप उसको नहीं क्या कर सकते थे, काट सकते थे, क्लियर नहीं कर सकते थे। क्लियरेंस,
चलिए आगे देखिए इसमें क्या है। क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट वाज, पीछे क्लियरेंस है, ऑफ फॉरेस्ट वाज supervised by the state in order have to absolute control over the forest produce and also the prevent arbitrary extension of the agriculture। क्या था जो क्लियरेंस था, वो जो आप क्या अगर क्लियर करते वो सब किसके, वो निगरानी पूर्ण में था, किसके, राज्य के निगरानी में होता था। ठीक है, राज्य का पूर्ण नियंत्रण था, एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट। जो राज्य के अधिकारी थे उनका एब्सोल्यूट कंट्रोल किसके ऊपर था, फॉरेस्ट के ऊपर था। जो अगर फॉरेस्ट को आप कट नहीं कर सकते थे, अगर आप उसको कटने से आपको क्या करना है, जो स्टेट का जो नियंत्रण था राज्य के ऊपर, वो उनके ऊपर पूर्ण, वो चाहते तो कटवाते, चाहते तो नहीं कटवाते, मतलब उनका पूर्ण उस पर क्या था, नियंत्रण होता था। ठीक है, आर्बिट्रेरी एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर टैक्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वाटर इरिगेशन आर कलेक्टेड, हाउएवर द स्टेट फैसिलिटेड आर द इरिगेशन ऑफ द फील्ड। ठीक है, जैसे इसके बाद क्या हुआ कि आप मनमानी खेती करिए, जो मन करे आप अपने एग्रीकल्चर में उगाइए। उसके लिए क्या प्रावधान थे, टैक्स के क्या प्रावधान थे, वाटर इरिगेशन वर कलेक्टेड, मतलब सिंचाई करेंगे तब भी आपको कर देना था। ठीक है, वाटर इरिगेशन वर कलेक्टेड, हाउ एवर द स्टेट फैसिलिटेड द इरिगेशन ऑफ द फील्ड। सॉरी, इसमें क्या होता था कि जो सिंचाई का कार्य था वो स्टेट के द्वारा कराया जाता था। जो खेतों की सिंचाई करने से, आप फसल बोए हैं कोई, सिंचाई तो उसकी करनी पड़ेगी, तो उसकी सिंचाई करने के लिए वो किसके अंडर में आता था, स्टेट क्या करता था, सिंचाई करवाता था। द स्टेट एम्प्लॉयड द सेम artisans such as the emergers and the शिप बिल्डर्स। ठीक है, द स्टेट एम्प्लॉयड जो राज्य में कर्मचारी थे वो कारीगर होते थे, अस्त्रकार मतलब जो अस्त्र शस्त्र बनाते थे, कुछ लोग जो है वो जहाज बनाते थे पानी में, जो शिप बिल्डर्स ना जहाज बनाते थे, वो किसके, ये सब अंडर में काम करते थे, राज्य के अंडर में काम करते थे। दे वर एक्समेटेड फ्रॉम टैक्स। ठीक है, दे एक्सपेंटेड फ्रॉम टैक्स, जो राज्य के लिए काम करते थे उनको टैक्स में छूट मिलता था। राज्य के लिए आप काम करेंगे तो उसको आपको क्या मिलेगा, टैक्स में छूट मिलेगा। अदर ही वर्क द स्टेट वर्कशॉप वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस। अगर इसके अलावा आप किसी स्टेट की किसी अन्य लोग के पास जाओगे काम करोगे, उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप राज्य के लिए काम करोगे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स में आपको छूट मिलेगी। अगर राज्य के लिए आप अपना नहीं काम करते, खुद का कोई काम करते हो, तो आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, द रेस्ट वर्क इंडिविजुअली एज द पार्ट ऑफ द सम क्राफ्ट एसोसिएशन सच क्राफ्ट एसोसिएशंस इन द लेटर पीरियड डेवलप्ड, लिखा है यहीं तक देखते हैं, एसोसिएशंस तक देखते हैं। द रेस्ट वर्क इंडिविजुअली, जो कोई काम बचा है जो आप उसको व्यक्तिगत रूप से, एंड पार्ट ऑफ सम क्राफ्ट हो गए, कुछ ये सब क्या हो गए आपके क्राफ्ट हो गए, इन सबको अगर आपको बनाना है तो उसको भी आप काम करेंगे। तो द रेस्ट वर्क, इसके लिए भी आपको क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। सच क्राफ्ट एसोसिएशंस इन द लेटर पीरियड डेवलप्ड इनटू ट्रेडर एंड गाइड्स। क्या होता था, ऐसे इस प्रकार के क्राफ्ट एसोसिएशन इन द लेटर पीरियड डेवलप्ड इनटू द ट्रेडर गिल्ड्स। ठीक है, इसके लिए सहकारी समितियां बनती थी, जो ट्रेडर्स होते थे वो सहकारी समितियों के अंदर में आते थे। द पॉलिटिकल यूनिफैक्शन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड द
सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय द स्टेबल गवर्नमेंट इनकरेज्ड क्राफ्ट एसोसिएशन एंड अदर ट्रेड। क्या होता था, जो पॉलिटिकल यूनिफैक्शन था, जो राजनीतिक एकीकरण हुआ, राजनीतिक एकीकरण ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में क्या था, राजनीतिक एकीकरण था। उस राजनीतिक एकीकरण में द सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय द स्टेबल गवर्नमेंट, जो सिक्योरिटी होती थी वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती थी। इमर्ज प्रोत्साहित, और वो लोग क्या करते थे, इनकरेज करते थे, जो ऐसे शॉप मेकर थे, ट्रेडर थे, व्यापारी थे, उनको ये क्या करते थे, उनकी प्रोत्साहना करते थे। ठीक।